ये है लेसन नंबर 7, ताड़ी विरोधी आंदोलन, जिसमें इसमें लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटों में देसी मछुआरों के हजारों हजार परिवार मछली मारने की पेशे में संलग्न हैं। इसमें इससे पहले आएगा मछलियों के बारे में कि मछुआरों का जो जीवन है उसके बारे में। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र के बेड़े बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्रॉलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी, तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आगे संकट खड़ा हुआ। पूरे 70 और 80 के दशक के दौरान मछुआरों के स्थानीय स्तर के संगठन अपनी आजीविका के मसले पर राज्य सरकारों से लड़ते रहे, क्योंकि मत्स्य आखेट राज्य सूची का विषय है। इसलिए मछुआरे ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर ही लामबंद हुए। 1980 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई, तो बाध्य होकर मछुआरों ने स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बना। इसका नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम रखा गया। केरल के मछुआरों ने अपने हम पेशा साथियों को लामबंद करने की मुख्य जिम्मेदारी संभाली। इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों को हमेशा महिलाओं को भी अपने साथ लामबंद करने का जिम्मा शामिल था। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने 1997 के केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें उसे सफलता मिली। इस क्रम में इसके कामकाज में एक ठोस रूप भी ग्रहण किया। एनएफएफ की यह लड़ाई सरकार की एक खास नीति के खिलाफ थी। केंद्र सरकार की इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दी गई थी। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय नियमों के लिए भी इस क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। पूरे 1990 के दशक में एनएफएफ ने केंद्र सरकार के साथ अनेक कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी और सार्वजनिक संघर्ष किया। इस मंच ने उन लोगों के हितों की रक्षा के प्रयास किए जो अपने जीवन यापन के लिए मछली मारने के पेशे से जुड़े थे, न कि उनके जो इन क्षेत्र में महज लाभ के लिए निवेश करते हैं। सन 2002 के जुलाई में एनएफएफ ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल का यह आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में किया गया था। एनएफएफ ने पारिस्थितिकी और की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर में समधर्मा संगठनों के साथ हाथ मिलाया है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक बीकेयू ने अपने को भी राजनीतिक दलों से दूर रखा था। यह अपने सदस्यों की संख्या के बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपने कुछ मांगें मनवाने में सफलता पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की अक्षमता का हाथ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत बीकेयू जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे। बीकेयू के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन नेताओं के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं। महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। यह चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूर गांव की महिलाएं अपने गांव के ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। उन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाली जीप को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जब गांव के ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को इसकी सूचना दी तो ठेकेदार ने उसके साथ गुंडों को एक दल भेजा। गांव की महिलाओं ने इससे भी नहीं डरी और ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया, लेकिन
एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री का विरोध करने वाली महिलाओं पर ठेकेदार के गुंडों ने सरियों और घातक हथियारों से हमला किया, लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही। अंततः ठेकेदार और उसके गुंडों को हार माननी पड़ी। फिर महिलाओं ने 3 जीप तोड़ी और गुंडों को हार माननी पड़ी। फिर इसमें 29 अक्टूबर 1992 को इनाडू में छिपी खबर पर आधारित ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये आंदोलन है जब बीके उत्तर प्रदेश के किसानों को लामबंद कर रहा था। उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। हमें इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ तो सुनाई जाती हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं बताया जाता कि इन कहानियों का अंत कैसे रहा। क्या यह आंदोलन शराबबंदी में सफल हो पाया या पुरुषों ने एक समय के बाद फिर पीना शुरू कर दिया। वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखती थी। गांव का नाम बदला जाता था, खबर वैसी ही होती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। उदय आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर जिले के एक दूर दराज के गांव दुबरगंटा में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाओं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शराबखोरी के बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानें बंद कराने के लिए दबाव बनाने शुरू कर दिए। यह खबर सबसे तेज़ फैली और करीब 5000 गाँव की महिलाएं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेज दिया गया। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिला का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। आंदोलन की कड़ियाँ। ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया। ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया। राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती थी, इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। स्थानीय महिलाओं के समूह ने इस जटिल मुद्दे को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे निजी मुद्दों पर बोलने का मौका मिला। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच की ही सक्रिय थे। यह बात पूरे देश पर लागू होती थी। महिला समूह के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हुई कि औरतों पर
होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला खास जटिल है। 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रहा।